नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार शिव जी। और आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, लेकिन हम विजुअल, वीडियो, कई तरह के बयान, उन तमाम चीजों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पूरे भारत के युवाओं से हम शांति की अपील करेंगे। शांति बनाए रखिए, क्योंकि शांति से ही स्थिरता और समृद्धि आती है। भारत की सड़कों पर, भारत के एक बड़े शहर के सड़कों पर नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश किसने की है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इससे जुड़े एक एक तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों से अपील करेंगे, शांति बनाए रखिएगा। क्या हुआ आज सड़कों पर, किस तरह से बांग्लादेश और नेपाल जैसा नजारा देखने को मिला, और इसके पीछे कौन सा देश जिम्मेदार है, उसकी एक एक परतें हम अपनी इस स्टोरी में खोलेंगे। जी शिव जी। आज सुरक्षा बलों से भिड़ गया युवा प्रदर्शनकारी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को फूंक दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है या फिर सरकार की नाकामी है या मोदी शाह की खामोशी है, जो किसी भी सवाल पर चुप्पी साधे रहते हैं। जनता पूछे, विपक्ष पूछे, कोई पूछे, कुछ नहीं बोले। महंगाई पर नहीं बोले, बेरोजगारी पर नहीं बोले। लेकिन मैं हिंसा का प्रबल विरोधी हूं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा हुई तो फिर हमारे खूबसूरत लोकतंत्र का मतलब क्या है, मेरे संविधान का मतलब क्या है? हिंसा होने का मतलब है संविधान का अपमान कर देना। मैं फिर सभी युवाओं से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, मांग रखिए, भूख हड़ताल करिए, अनशन करिए, पैदल मार्च करिए, लेकिन हिंसक नहीं। सरकार से भी अपील करता हूं कि अपने बयानवीर नेताओं को खामोश कर लीजिए। आते हैं, माचिस की तीली एक छोड़ी, आगे निकल गए। फिर आपका आईटी सेल लगता है, उस माचिस को रगड़ा रगड़ रगड़ा रगड़ रगड़ा रगड़, जब तक ज्वाला प्रज्वलित न हो जाए। अगर यही ज्वाला प्रज्वलित नहीं होती तो आज न लद्दाख में देखने को मिलता, न आज कैमूर में नीतीश कुमार की रैली में मुर्दाबाद के नारे लगते। नीतीश के सामने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। कहां कहां रोकोगे? युवाओं को जवाब देना पड़ेगा। जमीन पर आइए साहिब, आप हवाई यात्रा करके हवाई मार्ग से घूमे। पहली बार आप गुस्से थे गुजरात में, आपको सड़क की हकीकत नजर आई। जिस राज्य में जाएंगे वहीं हालात खराब है। कहां और कहां आप संभालेंगे? लद्दाख में जाएंगे, और शिव जी अगर लद्दाख में जाएंगे तो कई तरह की बातें उनके सामने निकलकर सामने आ जाएगी। मैं लद्दाख जा चुका हूँ शिव जी, मैं ले जा चुका हूँ, और सड़क मार्ग से गया था, और सड़क मार्ग से ही पूरा लद्दाख ले घूमा हूँ। और जरा मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ आज क्या हुआ, और इसके अलावा किस तरह का माहौल है वहां भी मैं आपको बता दूं। जब 2019 में आपने अनुच्छेद 370 और 35 से हटाया, जम्मू कश्मीर का विभाजन किया, आपने दो संघ शासित प्रदेश बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये भी वादा किया गया कि समय आने पर उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। देखिए एक बात बिल्कुल सही है, जब मैं लद्दाख गया, एक बात बिल्कुल सही है कि लद्दाख के लोगों का यह मानना था कि श्रीनगर में और जम्मू में बैठी सरकार, यानी जम्मू कश्मीर की सरकार, उन दोनों इलाकों पर ध्यान देती थी, लेकिन लद्दाख पर ध्यान नहीं देती थी। उनको लगा कि अब संघ शासित प्रदेश बनेगा तो हम पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। आधारभूत संरचना, भारत चीन की सीमा पर लगातार विकास काम हो रहे हैं, और मैं लद्दाख के बॉर्डर तक गया हूं शिव जी। भारत की सेना वहां जितना शानदार काम कर रही है, बीआरओ सड़क बना रही है, पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जितने सीमावर्ती इलाके हैं ना, जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हैं, जो चीन की सीमा से लगे हैं, वहां भारतीय सेना स्कूल भी चलाती है शिव जी। एक बेहतर शिक्षा वहां के गांव वालों को दिया जाता है। टूरिज्म पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इन वर्षों के दौरान टूरिज्म पे किस तरह से घात किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है, उसको आपने क्यों नहीं माना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या हुआ था, सोनम वांगचुक, थ्री इडियट में जो आमिर खान ने रोल किया था ना,
वो लगातार ये कह रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। देखिए, आप दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे, दे पाने में सक्षम हैं या नहीं दे पाएँगे, वो वहाँ के पर्यावरण की बातें उठा रहे हैं, पर्यावरण की बातों को लेकर मेरा कुछ और मानना है। मैं ये मानता हूँ कि पर्यावरण ज़रूरी है, लेकिन भारत-चीन की सीमा पर आपको सड़कें भी बनानी होगी, बेहतर कनेक्टिविटी भी बनानी होगी, वो तो आपको चाहिए होगा। आपको मोबाइल टावर भी लगाना होगा। जिस इलाके में आप पानी तक नहीं पी सकते, अगर आपने हाथ दस्ताने से बाहर निकाल दिए ठंड के मौसम में, तो आपकी ये उँगलियाँ फ्रीज़ हो जाएगी शिव जी। उस इलाके में बेहतर कम्युनिकेशन हो, बेहतर ट्रांसमिशन हो, बेहतर नेटवर्क हो, ताकि सेना बहादुरी से सुरक्षित तरीके से चीन के नापाक इरादों का सामना कर सके, मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहे, यानी वो तैयारी होनी चाहिए। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा को लेकर सोनम वांगचुक 15 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च निकाल कर करके लाए थे। जब कोई 15 दिनों से अनशन पे बैठा है, गांधीवादी तरीकों से अनशन पे बैठा है, आप उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे? बात करो ना, भेजो ना किसी बड़े अधिकारी को, भेजो ना उनसे बातचीत करने के लिए। बातचीत से ही समाधान निकलेगा, लेकिन आपने 15 दिनों तक कोई खोज खबर नहीं ली, कोई वो नहीं ली। आज युवा सड़कों पर उतरे, पहले पुलिस से झड़प हुई, फिर सुरक्षाकर्मी से झड़प हुई, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगा दिया। आगजनी हुई, तोड़-फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, कई लोगों के मारे जाने की खबर भी है। मेरी अभी-अभी लेह में, लद्दाख में कई लोगों से बात हुई, वहाँ कर्फ्यू लगा रखा है, वहाँ कर्फ्यू का माहौल है, बहुत ही तनावग्रस्त माहौल है और इस तनाव के माहौल के बीच जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को शांति स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए, तो मोदी साहब के बड़बोले नेताओं का बड़बोलापन फिर निकल कर सामने आ रहा है। आप राजनीति खेलने में लग गए, कांग्रेस, कांग्रेस, राहुल, राहुल। अरे ये राजनीति खेलने के लिए बहुत समय है। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है कि आप चीन के एजेंट हो, पाकिस्तान के एजेंट हो, कांग्रेस के एजेंट हो। अब जरा ये जो टूल किट वाले हैं, जरा ये बता दें कि भाई वो एक ही समय पर तीनों के एजेंट कैसे हो सकते हैं? चीन के भी एजेंट होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे और कांग्रेस के भी होंगे। कांग्रेस तो इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है ना, तो ये सोशल मीडिया के टूल किट को रोकना चाहिए, अपने बयान बहादुर नेताओं को रोकना चाहिए और नेताओं की क्या कही, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं शिव जी, वो भी कितने उलूल-जुलूल बयान दे रहे हैं, मैं एक-एक करके आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं लेह लद्दाख के बारे में बता देता हूँ। लद्दाख में जो शिव जी है, वो 2 जिले थे पहले, एक जिला था लेह और एक था कारगिल। कारगिल का जब ज़िक्र करता हूँ, तो हमारी बहादुर सेना की याद आ जाती होगी, तो 2 जिले थे। केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन जो मोटे तौर पर अगर पूरे लद्दाख को आप बाँट देंगे, तो लेह और कारगिल ये 2 चीज़ें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहाँ जीते थे, बड़ा शानदार भाषण उन्होंने दिया था लोकसभा में, बड़ी तारीफ हुई थी, लेकिन वो अपने जनाधार को बचा कर नहीं रख पाए, इस बार वो चुनाव हार गए। कारगिल से आने वाले व्यक्ति ने इस बार निर्दलीय लड़ा और चुनाव जीता। वहाँ की जनता की डिमांड है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। कई छोटी-छोटी चीज़ों की डिमांड है क्योंकि उपराज्यपाल उतनी तरीके से, शानदार तरीके से कम्युनिकेशन गैप जो आ जाता है, वो चीज़ें निकल कर सामने आ जाती है। अच्छा, लद्दाख का मैं पूरा आपको जनसंख्या वाइज़ भी दर्शकों को बता देता हूँ क्योंकि मैं गया हुआ हूँ। कश्मीर के रहने वाले लोग वहाँ भारी तादाद में हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। बौद्धों की जनसंख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है, बौद्ध वहाँ बहुत ज़्यादा है, दलाई लामा को मानते हैं, महात्मा बुद्ध को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और तीसरे नंबर पे वहाँ आते हैं शिव जी, ये दर्शक जानकर चौंक जाएँगे, तीसरे नंबर पर आते हैं बुंदेलखंड के लोग। बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगा। जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका है, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का इलाका है, उससे बड़ी तादाद में लोग जो है वो लेह लद्दाख में रहते हैं। ये सड़कों के निर्माण कार्य में गए, बाकी अन्य निर्माण कार्य में गए, फिर वहीं जाकर बस गए, कोई धंधा-पानी करने लग गए, कोई बिज़नेस चलाने लग गए और वहाँ 1-2 मार्केट ऐसी है, जहाँ राजस्थान के रहने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और बिहार के रहने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो वहाँ मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, कश्मीर से रहने वाले लोग हो गए, बौद्ध लोग हो गए वहाँ पर, इसके अलावा बुंदेलखंड के लोग हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों तरफ से जो बुंदेलखंड के लोग आते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा वहाँ पर बिहार से लोग आते हैं, बिहार के लोग मौजूद है, राजस्थानी भी थोड़ी बहुत मात्रा में हैं और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल और भूटान के लोग भी जो है, उस मूल के लोग, वो निवासी वहीं के हैं, लेकिन नेपाल और भूटान मूल के जो लोग हैं, वो भी एक बड़ी तादाद में वहाँ पर रहते हैं। सब मिल-जुल कर रहते हैं, सबका धंधा-पानी चलता है, सब वहाँ बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, सेना पूरी तरह से चाक-चौबंद नज़र आती है। एक सस्ती एयरलाइन चला करती थी शिव जी, जी। 2022 में दिल्ली से लेह और लेह से दिल्ली। वो सस्ती एयरलाइंस बंद हो गई, उसके बाद सरकार ने सोचा ही नहीं कि लेह लद्दाख के लिए कोई सस्ती एयरलाइन सेवा शुरू की जाए, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी बात,
लद्दाख के लोगों में जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर को लेकर एक नेगेटिव माहौल है। इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कई तरह के उन्होंने संताप झेले, कई तरह के दुःख उन्होंने झेले, तो जम्मू कश्मीर को लेकर उनके मन में थोड़ा-सा संशय की स्थिति रहती है। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रिश्ता क्या है? आपको पता है कि कश्मीर के लोगों के बारे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आपको थोड़ी-सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आपने अलग-अलग यूटी इसीलिए तो बनाए थे, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसको बना दिया? ये बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात कि कैसे आप झेल रहे हैं। सोनम वांगचुक अगर चीन के जासूस है तो गिरफ्तार करिए, सजा दीजिए उनको। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कीजिए। लेकिन इस तरह से हंगामा मत कीजिए कि कोई लद्दाख से दिल्ली तक पैदल आ रहा है, आप उससे बातचीत करने को तैयार नहीं है। कोई 15 दिनों से अनशन पर बैठा है, आप उससे बातचीत करने को तैयार नहीं है और आपका पूरा का पूरा सोशल मीडिया किट मैदान में उतर जाता है। आपके बड़बोले नेता उतर जाते हैं। शुरुआत मैं करता हूँ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से। अभी कविंदर गुप्ता को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। कौन है कविंदर गुप्ता? माफ कीजिएगा, कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। कौन है कविंदर गुप्ता? कविंदर गुप्ता जो है शिव जी, वो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। आपको थोड़ा-सा अंतर करना था ना, किसी और बैकग्राउंड से ले जाते उपराज्यपाल बनाने के लिए, किसी और राज्य से ले जाते। लद्दाख इतना सेंसिटिव इलाका है, आमतौर पर जो माना जाता है आर्मी बैकग्राउंड से किसी को उपराज्यपाल बना के ले जाते। आप विशुद्ध पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ले गए और चुना भी आपने कहां से? जम्मू कश्मीर में जो सत्ता में साझेदारी कर चुके हैं, सत्ता में शामिल रह चुके हैं। जो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी ना, बड़ा ऐतिहासिक क्रांतिकारी सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो क्या कह रहे हैं? आई अपील टू रिलीजियस कम्युनिटीज and political parties to identify those who are creating drugs and stop them. पॉलिटिकल पार्टी से पहले वो रिलीजियस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां लद्दाख में भी वो हिंदू मुसलमान घुसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बयान बता रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मैं रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक समूहों से और राजनीतिक पार्टी से अपील करता हूं। धार्मिक समूह कहने का मतलब क्या है? कि आज सड़कों पर जो हंगामा हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय फूका गया, क्या इसके पीछे कोई धार्मिक समूह जिम्मेदार था? सोचिए कि जिसको आपने लद्दाख में शांति स्थापित करने के लिए बिठा रखा है, उन उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता साहब का क्या बयान है? मैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश पर भी आगे आऊंगा, लेकिन जरा मैं सरकार की नाकामी बता दूं। बाहर वाला आपके घर पे पड़ी फूट का फायदा तभी उठाता है जब आपके घर वाले नालायक हो जाते हैं, जब घर वालों में लड़ाई हो जाती है। अब देखिए क्या हो रहा है। आप शांति स्थापित करनी है, प्रधानमंत्री को अपील करनी चाहिए, गृह मंत्री को अपील करनी चाहिए। बार-बार गृह मंत्री लगातार दौरे पर जा रहे हैं, गृह मंत्री को अपील करनी चाहिए। पेंगोंग लेक पर भी उससे आगे जाएँगे तो जो बॉर्डर का एरिया आता है, वहाँ पर ग्रामीण वासियों को एयरटेल का टावर लगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। कई महीनों बाद वहाँ एयरटेल का टावर लगा, वहाँ सिग्नल आ रहे हैं। हालाँकि जब मैं गया था, पेंगोंग लेक के सामने एक होम स्टे में टिका हुआ था, उस गाँव में टावर नहीं था, मोबाइल काम नहीं करता है शिव जी वहाँ। इस तरह का जीवन वो जीते हैं। मेरे वापस आने के बाद लगातार कोशिश हुई, कई तरह की बातें हुई, 3 या 4 महीने बाद वहाँ टावर लगाया गया। तब जाके और उससे आगे वो वही इलाका है जहाँ 62 की लड़ाई हुई थी। अब जरा देखिए भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुर नेता कैसे उतर गए। निशिकांत दुबे क्या ट्वीट कर निशिकांत दुबे जी, ट्वीट कर रहे हैं कि लद्दाख में भारतीय मैं दिखा नहीं रहा हूँ जानबूझ के, कोई तस्वीर, कोई वीडियो नहीं। दर्शक चाहे तो उनके ट्वीट पर जाकर देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। निशिकांत दुबे लिख रहे हैं ट्वीट पर, लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगाई गई। राहुल गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता आपके जजिड, आगे उन्होंने नाम लिखा है उनका, है जो कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित वार्ड सदस्य है। आग से खेलने का नतीजा क्या होगा? भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनौती देना बंद करिए। अब ये क्या कह रहे हैं? लद्दाख में अगर किसी व्यक्ति ने भीड़ को उकसाया, आप गिरफ्तार कीजिए, कानूनी तरीके से काम कीजिए। आपके नेता पूरे देश में क्या कह रहे हैं? ये निशिकांत दुबे की भाषा सुनिए। वो कह रहे हैं कि आग से खेल रहे हैं। राहुल गांधी को चेतावनी देने में इसके दूसरे शब्दों पे गौर कीजिए। आप पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भड़काकर आपके लद्दाख वाले लेह वाले ऑफिस में आग लगवाई। पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को आप क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं? जरा इस मुद्दे को समझिएगा, गंभीरता को समझिएगा कि क्या आप उसको बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे मुद्दे पे आइए। एक और बयान बहादुर है, जो पोस्ट वीर है, सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जो सरगना जिनको कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी जिनका नाम इस्तेमाल करती है, वो अमित मालवीय साहब, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, कई तस्वीरें शेयर की उन्होंने, वीडियो शेयर किए। ऐसे समय पर जब लेह लद्दाख में इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू की स्थिति लगा दी गई ताकि इस तरह के हिंसक वीडियो सामने ना आए, हम भी कोई वीडियो, कोई तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। अमित मालवीय साहब तमाम वीडियो, तमाम तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, आगजनी, तोड़फोड़ की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं द मैन राइटिंग लद्दाख इज
फोनसोंग स्टैंजिन देशपांग कांग्रेस काउंसिलर फॉर अपर ले वार्ड, यानी अपर ले वार्ड के जो कांग्रेस के पार्षद है उनको वो जिम्मेदार बता रहे हैं। आगे वो लिख रहे हैं, ही कैन बी क्लियरली सीन instigating the mob and participating in violence that targeted the BJP office at the Hill Council, यानी वो भी कांग्रेस के पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं। Is this the kind of unrest राहुल गांधी has been fantasizing about? क्या राहुल गांधी ये चाहते थे? मैं सीधे सीधे आपको कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को आगे बढ़ के अपने इन बयान बहादुर नेताओं पर रोक लगानी चाहिए। उनको सीधे सीधे ये कहना चाहिए कि भैया ये सेंसिटिव इशू है, हर चीज में तुम लोगों का कूदना बनता नहीं है, हर चीज में तुम्हें नहीं कूदना चाहिए। क्योंकि जो अमित मालवीय कह रहे हैं, जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ले हिंसा में कांग्रेस पार्षद फुंटसोग स्टैंजिन तसेपांग की संलिप्तता, अब उस पर सोनम वांगचुक का जवाब भी आ गया। सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस का यहां इतना प्रभाव नहीं है कि वो 5,000 युवाओं को सड़कों पर उतार सके। सोनम वांगचुक कांग्रेस की संलिप्तता से इंकार कर रहे हैं, कांग्रेस के हाथ होने से, कांग्रेस नेता का हाथ होने से इंकार कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने 15 दिन पुराने अनशन को खत्म कर दिया है। अब जरा सोचिए, लेह लद्दाख जैसा सेंसिटिव यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश, लेकिन मैं राज्य मानता हूं, जहां के लोग शांति प्रिय हैं, उनको लगा कि यूनियन टेरिटरी बन गई तो उनका विकास होगा। आप जले पे नमक छिड़क रहे हैं, आप हमारी सेना के सारे अच्छे कामों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। पैंगोंग लेक, पूरा पैंगोंग लेक और उससे आगे का जितना हमारा भारत का ग्रामीण इलाका है, उतने ग्रामीण इलाके तक लगातार आधारभूत संरचनाओं के विकास में हमारा प्रशासन लगा हुआ है। सीमा बॉर्डर एरिया में जितने गांव है, वहां पर भारतीय सेना वहां के ग्रामवासियों की बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, वो तमाम बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित कर रही है। पीने का साफ पानी उन तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारे उपराज्यपाल साहब धर्म का मुद्दा उठाकर ले आते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी से अपील करते हैं। हिंसा करने वाले सिर्फ हिंसा करने वाले होते हैं शिव जी, अपराधी होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बात और यहां मैं कहना चाहूंगा कि आप किस तरह से मुद्दों को डील करते हैं। जब निर्भया का मामला हुआ था ना दिल्ली में, अन्ना हजारे, जी। अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हुआ था, इंडिया गेट, इंडिया गेट से जब आगे बढ़ेंगे शिव जी तो राजपथ है। हालांकि अब तो सारी खूबसूरती बिगाड़ के रख दी इन्होंने। राजपथ के बगल में जब आपका नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक शुरू होता है, जहां से मंत्रालय शुरू होते हैं, जो ऊंचाई आती है, उसके राइट साइड में विजय चौक है, जहां मीडिया की ओबी वैन लगा करती थी लाइव टेलीकास्ट के लिए। और उससे बस 10 मीटर 20 मीटर जब ऊंचाई शुरू हो जाती है तो इस तरफ मंत्रालय शुरू हो जाते हैं, जिसमें नॉर्थ ब्लॉक, जिसमें गृह मंत्रालय आता है, वित्त मंत्रालय आता है, और भी कई मंत्रालय आते हैं। इस तरफ आपका नॉर्थ ब्लॉक शुरू हो जाता है, नहीं, नॉर्थ ब्लॉक जो है वो आपका राइट साइड में है, जिसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कई मंत्रालय आते हैं। दूसरी तरफ आपका साउथ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक पे आपका रक्षा मंत्रालय आता है, विदेश मंत्रालय आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री का कार्यालय आता है, और बिल्कुल सामने राष्ट्रपति भवन आता है। प्रदर्शनकारी वहां तक पहुंच गए थे, यानी वो राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय से सिर्फ 300 साढ़े 300 मीटर दूर थे। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय कार्यालय से 200 मीटर दूर थे। उग्र थे, उग्र थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन किसी ने गोली नहीं चलाई। क्यों? क्योंकि गोली चलाते तो उसी तरह के हालात पैदा हो जाते जैसे बांग्लादेश और नेपाल में पैदा हुए। लेह में जो युवा प्रदर्शनकारी कर रहे थे वो हमारे अपने थे शिव। क्यों ऐसे हालात बन गए कि उन पर आपको गोली चलाने की जरूरत पड़ गई? ये आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि अपने ही लोगों पर गोली चलाना, इस तरह से आप असंवेदनशील तरीके से काम करेंगे, जबकि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं फिर कहूंगा, 3-4 चीजें मैं कहूंगा शिव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से। लेकिन पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो एक बार कहिए, उसके बाद मैं आता हूं, क्योंकि मेरा दिल आज रो रहा है। मैं लेह लद्दाख गया हूं, वहां के लोग बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत सहयोगी है, बहुत, जो हमारे ड्राइवर थे इतने अच्छे इंसान थे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और वहां पे सिर्फ यही नहीं, गुरुद्वारा है वहां, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है वहां, लेह में ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। उपराज्यपाल रिलीजियस कम्युनिटी कह रहे हैं वहां हिंदू हो, वहां मुस्लिम हो, वहां सिख हो, भाईचारे से रहते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं। और सिर्फ कश्मीर के लोग ही नहीं, सिर्फ लद्दाख के बौद्ध लोग ही नहीं, बल्कि जैसा मैंने बताया बुंदेलखंड, राजस्थान, बिहार के लोग भी वहां मेल मिलाप से रहते हैं। सब कुछ शांति से, सिर्फ एक ही तो उनकी मांग थी। उन मांग को पूरा करने की बजाय आप इस तरह की हरकतें करोगे, और आपके नेता दिल्ली में बैठकर इस तरह का पोस्ट करते हुए नजर आएंगे, और इस तरह से आप शांति स्थापित करोगे। जी शिव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश में हो रहा है उसका हम प्रबल विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हिंसा के हम पक्षधर नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि चाहे लेह हो या मणिपुर हो, छत्तीसगढ़ हो या उत्तराखंड हो, हम चाहते हैं पूरे देश में अमन चैन कायम हो।
हम चाहते हैं कि देश में युवाओं को रोजगार मिले, बीमार को इलाज मिले, महंगाई से राहत मिले, लेकिन इसके लिए कोई भी हिंसक प्रदर्शन ना हो। आज जो हुआ है उससे मन रो रहा है। भारत के दो मुहानों पर आज ये लड़ाई छिड़ चुकी है, मणिपुर पूर्वोत्तर के पे और पश्चिम के मुहाने पर लद्दाख। हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। हम सभी लद्दाख वासियों से ये अपील करते हैं, शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, सरकार से सवाल करना जरूर जारी रखें, लेकिन हिंसक नहीं। सवाल करिए, आंसर पाइए, मेरी ये अपील और अनुरोध है। साथ ही जिन साथियों के जान जाने की खबर आ रही है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं, घायल हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन संतोष जी, इस सब से बात नहीं बनेगी। सरकार को अपनी पूरी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी। सरकार को जवाबदेह बनना पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देंगे, एक लद्दाख नहीं और लद्दाख बन जाएगा और जगह युवा सड़क पर आ जाएगा। सरकार को जवाब देने में दिक्कत क्यों? देखिए शिव जी, मैं सीधा-सीधा 2-3 चीजें कहता हूँ। आपको हर चीज में राजनीति घुसेड़ना बंद कर देना चाहिए। हर चीज में राहुल, राहुल, कांग्रेस घुसेड़ना बंद कर देना चाहिए। अपने बयान बहादुर नेताओं के मुँह पे टेप लगा दीजिए। हर मुद्दे पर बयान देने की ज़रूरत नहीं होती। हर मुद्दे पर बोलने की ज़रूरत नहीं होती। ये इंसिडेंट कब हुआ? हमारी और आपकी बात हुई, मैंने कहा रुक जाइए थोड़ा-सा, मैं थोड़ा-सा बात कर लूँ लद्दाख में उसके बाद। क्यों? क्योंकि हम सीधे इस पर कूदना नहीं चाहते। मेरी लद्दाख और लेह में बात नहीं हो पा रही। मैं लगातार वेट कर रहा था, फिर उनका कॉल आया, बात हुई मेरी। बात करने के बाद तमाम हालात को मैंने समझा, उसके बाद कहा कि चलिए इस पर शो करते हैं। अब सरकार अपने नेताओं को तो चुप करा दे। प्रधानमंत्री सीधे-सीधे शांति की अपील करे। अमित शाह साहब तो कई बार वहाँ जा चुके हैं, वहाँ के लोगों से मिले हैं। वो जानते हैं वहाँ के लोग कितने शांतिप्रिय हैं। अब इनकी माँग क्या है? मैं सीधे-सीधे कह रहा हूँ। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा। आप इसी तरह का वादा तो आपने 2019 में किया था ना, जम्मू-कश्मीर को लेकर, लद्दाख को लेकर, आप उसको पूरा करिए, क्या दिक्कत है? 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा। इसमें कुछ तकनीकी और संवैधानिक बाध्यताएँ हैं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में इसको स्टडी किया है। कई तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन उन दिक्कतों का ये मतलब तो नहीं है कि आप बातचीत करना बंद कर दें, बातचीत करिए आप। भाई कांग्रेस की सरकार में भी अन्ना हजारे के कैंप के साथ लोकपाल को लेके कितने राउंड की बातचीत हुई थी? कितने बड़े-बड़े मंत्रियों ने बातचीत की थी? आप बातचीत करिए, बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? कारगिल और लेह अलग-अलग लोकसभा सीट है। अभी वो एक ही सीट है। मैंने जैसे आपको बताया कि लेह अलग जिला था, कारगिल अलग जिला था। इसमें भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो आप बात कर लीजिए कांग्रेस से, बाकी राजनीतिक दलों से, क्या दिक्कत है? आप बात ही तो नहीं करना चाहते। और कई तरह की अन्य मांगे हैं। अब इसका समाधान का रास्ता सिर्फ एक ही है कि वहाँ किसी ऐसे बैकग्राउंड के व्यक्ति को उपराज्यपाल बनाकर भेजा जाए जो राजनीति से ना जुड़े हो, सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप सलाहकार राजनीतिक ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन उनका काम यही रखिए कि जो भी वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन लोगों से वो बात करे, उनके स्थानीय समस्याओं को दूर करे, चाहे वो बिजली की समस्या हो। अस्पताल वहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अस्पताल है। वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करे वो, बाकी स्थानीय मुद्दे दुरुस्त करे वो, उनकी बातों को सुने वो, और इस मुद्दे पर पॉलिटिकल स्टंटबाजी या पॉलिटिकल बयानबाजी पर नरेंद्र मोदी साहब को पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। जैसी गलती मणिपुर में की गई, देखिए मणिपुर और लद्दाख में फ़र्क है। लद्दाख जो है एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। लद्दाख हम लोगों के लिए 1962 की हार जो है वो भुलाए नहीं भूलती। अब इस तरह की गलती मत कीजिए। चाइना का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, कांग्रेस का एजेंट, इस तरह के शब्दों को बंद कीजिए। अगर आपको कोई लगता है देशद्रोही है तो उठा के गिरफ्तार करके सजा दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर। राजनीतिक बयानबाजी नहीं। और चूंकि समय काफी हो चुका है, मैं फिर लद्दाख के युवाओं से अपील करूंगा, पूरा का पूरा भारत आपके साथ है। आप शांति से अपनी बात उठाते रहिए। हम तमाम लोग आपके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ खड़े हैं। हिंसा का सहारा मत लीजिए। भारत लोकतांत्रिक देश है और आप लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार को झुका सकते हैं, शांति के तरीके से झुका सकते हैं। जी सर जी। चलिए संतोष जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, यही अपील हम भी करते हैं और आपकी अपील में अपनी बात शामिल करते हुए फिलहाल हम इजाजत लेंगे अपने दर्शकों से, और ये समझें इसके बावजूद भी अगर हम बातचीत करेंगे और हमें कुछ और तथ्य मिलेंगे तो उनको लेकर आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। बस एक लाइन शिव जी, एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि चीन के साथ जो मिलके आए ना अभी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, जरा अपने खुफिया एजेंसी को, अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल साहब को भी एक्टिव कीजिए कि कहीं इस साजिश के पीछे
विदेशी साजिश तो नहीं है इस हालात के पीछे, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार, नेपाल में जो हुआ उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार, लेह लद्दाख में जो हो रहा है उसके लिए कहीं चीन तो जिम्मेदार नहीं है। जरा नींद से जागिए और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को और रॉ के मुखिया को भी नींद से जगाइए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी शिव कुमार मिश्रा को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।